हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस YouTube चैनल पे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ ICAR PG और PhD एग्जामिनेशन में, और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपने इस साल एग्जामिनेशन दिया है या फिर आप अगले साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्योंकि आज ये चीज़ जो हो रही है वो कल आपके साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाना चाहता हूँ, इन वीडियोज़ को आप देखिए। आधे लोग का एग्जाम हो रहा है, आधे का नहीं हो रहा है। बायोमेट्रिक उधर कर नहीं रहे हैं, 1 घंटे से खड़ा करवा के रखा हुआ है और फेयर एग्जामिनेशन हो नहीं रहा है। एक दूसरे से सब लोग पूछ रहा है यहाँ। सर्वर ऑफ कर दिया गया है और हमको बाहर निकाल दिया गया है ज़बरदस्ती, और ये सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। किसी का एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। जो एग्ज़ाम 2:30 बजे से होने वाला था वो अभी नहीं हुआ है। हम बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और देखते हैं अब कब तक होगा। इंतज़ार की घड़ी कब खत्म होगी हमारी। अब मामला यहाँ से शुरू होता है कि ICAR PG और PhD का एग्जामिनेशन था 9 जुलाई 2023 को। मॉर्निंग शिफ्ट में ICAR PG का एग्जामिनेशन था और PhD वालों का आफ्टरनून शिफ्ट में 2:30 से 4:30 के बीच में रखा गया था। अब मुझे करीब 12:30-1 बजे वहाँ से मुजफ्फरपुर से फ़ोन आते हैं, कुछ वीडियो सामने आते हैं कि सर यहाँ पे हमारा अभी तक एनरोलमेंट ही नहीं हुआ है, मतलब हम इस सेंटर में रजिस्टर ही नहीं हो पा रहे हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, हम क्या करें। यहाँ पे बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है, पुलिस आ गई है और पूरा एक डार्क रूम जैसा है, और यहाँ पे कोई भी किसी का भी एग्जामिनेशन दे रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कस करके एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मोबाइल से चीट किया जा रहा है, तो हम क्या करें। और बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जो रो रहे हैं और उनको सिस्टम भी अलॉट नहीं हुआ है 1 से 1:30 बजे के बीच में। जितने भी स्टूडेंट्स इस सेंटर में PG के एग्जामिनेशन के लिए अलॉट किए जाते हैं तो सिस्टम उनको कम पड़ जाते हैं, इसी कारण से उनको एग्जामिनेशन देने के लिए रोका जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 1 से 1:30 बजे तक उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया, ना ही उनको सिस्टम अलॉट किया गया। वो इधर से उधर सेंटर में घूम रहे थे, इन्विजिलेटर उनको रोक नहीं रहे थे। कोई कहीं पे भी घुस रहा है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और बच्चों के बीच से जहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको भी वो आंसर्स बता रहे हैं। कुछ साथ में सॉल्व कर रहे हैं और कुछ ग्रुप बना के आंसर्स सबसे पूछ पाछ के कर रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट शिफ्ट की कहानी है कि बच्चों को सिस्टम अलॉट नहीं किए गए और जिनको अलॉट किए गए वो आपस में डिस्कस करके एग्जामिनेशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद अब जितने स्टूडेंट्स बच जाते हैं जिनका सिस्टम अलॉट नहीं हुआ, उनका अब आगे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए वहाँ पे सेंटर पे जोर दिया जाता है, पुलिस आ जाती है, ठीक है। तो अब उसी सेम क्वेश्चन पेपर से, सेम क्वेश्चन पेपर याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 12 के बीच में बच्चों ने अटेम्प्ट किए, उसी सेम क्वेश्चन पेपर से अब अगली वही PG के जो बच्चे रजिस्टर नहीं हो पाए थे उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है 2 से 4 के बीच में। सारे क्वेश्चंस उनको पता है, 2 घंटे बहुत होते हैं क्वेश्चंस पता करने के लिए, सारी सोशल मीडिया पे वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ तक भी बात नहीं रुकती है, इसके बाद भी जो बच्चे बच जाते हैं उनका बाद में और एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है PG का अगली शिफ्ट में। अगली शिफ्ट मतलब 4 से 6 के बीच में, जबकि ये एग्जामिनेशन सिंगल शिफ्ट का था 10 से 12 के बीच में। उसके बाद ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बराबर बच्चों का एग्जामिनेशन लिया गया सेम क्वेश्चन पेपर से, जहाँ पे सभी क्वेश्चंस उन बच्चों को पता थे, 2 से 4 वालों को सब पता थे, और उसके बाद जो 4 से 6 वाला एग्जामिनेशन हुआ उन बच्चों को भी सारे क्वेश्चन पेपर पता थे। तो ऐसे बच्चे जो ऑल इंडिया में मेहनत करके ICAR JRF की स्कॉलरशिप के लिए फ़ाइट करते हैं, NTS की स्कॉलरशिप के लिए फ़ाइट करते हैं, तो वो ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन पेपर जो आपने मेहनत करके आप 300-350 नंबर लाओगे, हो सकता है कि आपका टॉपर मुजफ्फरपुर से निकले 400 नंबर लेके एग्रोनॉमी से। ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन अगर आपकी आज नींद नहीं खुली तो आप रह जाओगे NTS में, और वो लेके जाएगा JRF स्कॉलरशिप, और वो कहीं अच्छी कॉलेज में बैठ के पढ़ रहा होगा और आप कहीं नीचे से रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे विदाउट JRF स्कॉलरशिप। अब हम बात करते हैं ICAR PhD की। तो मुजफ्फरपुर में 6 बजे तक तो PG वालों का एग्जामिनेशन ही कंडक्ट किया गया, PhD वाले बच्चों को रोक के रखा गया कि आपका एग्जामिनेशन होगा, आप वेट करो। तो 7 बजे तक वो बच्चे वेट करते रहे, लेकिन ऑल इंडिया में 4:30 पौने 5 तक सारे बच्चे एग्जामिनेशन कंप्लीट करके बाहर आ चुके थे। तो इस 2.5 घंटे के अंतराल में सारे क्वेश्चंस जो ICAR PhD में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को उन्होंने पता कर लिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे सारे हो जाते हैं, और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे डिस्कशन करके लिख रहे हैं। उसी के साथ साथ मोबाइल भी इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ले जा रहे थे, क्योंकि रात का समय था, इवनिंग का समय था, 7 से 9 में बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल लेके गए।
उसके भी वीडियोस आप देख सकते हैं। क्योंकि उस सेंटर में बहुत सारे सीसीटीवी लगाए गए, अगर किसी को भी डाउट है तो आरटीआई लगा के एनटीए से वो सीसीटीवी फुटेज आप मांग सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन नहीं दे पाते हैं उनके लिए उसी सेंटर के बाहर एक नोटिस चिपकाया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो आईसीआर पीजी का एग्जामिनेशन नहीं दे पाए किसी कारण से, अब वो अपना एग्जामिनेशन 11 तारीख को दे सकते हैं। मतलब जिसने एग्जामिनेशन दे दिया चीटिंग करके, मोबाइल ले जाके डिस्कशन करके, उसके तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। और आप रिकंडक्ट कर रहे हो जिसने एग्जामिनेशन नहीं दिया उसके लिए, और केवल पीजी में, पीएचडी में भी नहीं इवन, क्योंकि पीएचडी में संख्या कम होती है इसलिए पीएचडी में सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन वहां पे दे दिया। लेकिन कैसे दिया? 7 से 9 में दिया, 9 से 11 की इस शिफ्ट में एग्जामिनेशन उन्होंने दिया। पीजी के स्टूडेंट्स के लिए ही केवल वहाँ के सेंटर के लिए नोटिस निकाला गया कि आप 11 तारीख को दे सकते हैं। तो अगर आपको सबके साथ न्याय करना था, अगर फेयर एग्जामिनेशन आप करवाना चाहते हैं, तो मुजफ्फरपुर के जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्जामिनेशन दिए सबका एग्जामिनेशन आपको कैंसिल करना चाहिए और वापस से सभी बच्चों का एग्जामिनेशन किसी दूसरे जगह अच्छे सेंटर में आपको करवाना चाहिए। ये तो होता है फेयर एग्जामिनेशन। अब जिसने एग्जामिनेशन दे दिया, कैसे भी दिया, क्वेश्चन पेपर पहले से उसको पता थे, क्वेश्चन पेपर आउट इसको ही बोलते हैं हम। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आउट क्या हो सकता है? तो जब क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद उस एग्जामिनेशन को आप फेयर एग्जामिनेशन बोलते हैं तो वो फेयर एग्जामिनेशन नहीं होता। लास्ट बार मैंने एसआरबी के लिए बनाया था जिसमें कुछ फोटो वायरल हो रहे थे, इसमें तो पूरा का पूरा वीडियो वायरल है। अगर आपकी अभी भी नींद नहीं खुलती है कि आप सोचते हैं कि क्या ये सही है, अरे आँख खोलो भगवान, आँख खोलो। अगर वहाँ के साक्ष्य वीडियो आपको सामने आ रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में सर्च करो, ऐसा करके बताया जा रहा है कि भाई सर्च कर, और 2 घंटे का आपको समय मिलता है जहाँ पे आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे 70-80 क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी 12,500 की स्कॉलरशिप है। कौन नहीं चाहेगा कि उसको 12,500 की स्कॉलरशिप मिले? कौन नहीं चाहेगा कि उसको 30,000 की स्कॉलरशिप मिले? इस पूरे वाक्य में सबसे बड़ी गलती है एनटीए की और मुजफ्फरपुर सेंटर की। आपके पास जब उतनी कैपेसिटी नहीं थी तो उस सेंटर को देना ही नहीं चाहिए था। बाकी जितने भी बच्चे थे उनको किसी और सेंटर में आप शिफ्ट कर सकते थे। पूरे कंट्री में री एग्जामिनेशन करवाना मुश्किल है, आई नो, लेकिन उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर में री एग्जामिनेशन करवाना इज नॉट बिग टास्क फॉर एनटीए। वो एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। अगर आपको कहीं और लगता है कि किसी और एग्जामिनेशन सेंटर में दिक्कत है तो उस एग्जामिनेशन सेंटर में री एग्जामिनेशन करें, परसेंटाइल बेस पे आप एग्जामिनेशन का रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आईसीआर ऑफिशियल्स तक आप अपनी प्रॉब्लम्स इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि हमारे साथ ये हुआ है। ऑफिशियल्स के ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिए हैं और स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, तो इन ईमेल्स पे अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर बताएं। आईसीआर एनटीए की जो मेल आईडी है और आईसीआर एजुकेशन डिवीज़न के जितने भी मेल आईडी हैं उन पे भी आप मेल करें। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पहले नोटिस निकाला करते थे अब वो नोटिस भी नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट पे बात आ जाती है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की। तो उन ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ आप उम्मीद ना रखें। आप खुद से ही आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा आईसीआर ऑफिशियल्स को मेल करें, ट्वीट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पहुंचाएं। इस वीडियो को भले ही आप लाइक ना करें लेकिन अपने दोस्तों तक अगर आप पहुंचा देंगे तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल। सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।